हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है भारत का एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। इसके बारे में हमारा संपूर्ण लेक्चर रहेगा। साथ ही हम भारत के महान्यायवादी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इनसे जुड़े महत्वपूर्ण की पॉइंट और फैक्ट क्या बनते हैं उनके बारे में हमारी चर्चा रहेगी, ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका कोई भी सवाल गलत न हो। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, टू द पॉइंट। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने में कंजूसी ना करें। और आपको हमारा प्रयास और अच्छा लग रहा तो आप इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हीं तक हमारा ज्ञान पहुंच पाए। क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि हमारे द्वारा जो गुणवत्तापूर्ण विषय वस्तु आपके समक्ष लाई जा रही है, क्या वह आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। वो हमें इस लाइक के माध्यम से ही पता चलेगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही पता चलेगा कि आपको हमारे द्वारा जो सीरीज चालू की गई उससे आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। इसकी गुणवत्ता का आकलन हम आपके लाइक और आपके कमेंट बॉक्स के माध्यम से करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको मिल जाएगी। तो अभी बात करते हैं भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है ये, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, भारत सरकार को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी एजी की। यदि बात करें साधारण शब्दों में कि भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का एक वकील है, एज ए वकील, यानी भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का एक वकील है, क्योंकि यह भारत सरकार के खिलाफ जो भी मामले आते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे उच्चतम न्यायालय में हो, चाहे उच्च न्यायालय में हो, यानी सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो या भारत के किसी भी न्यायालय में हो, उसके खिलाफ यह सुनवाई करने का अधिकार रखता है। यानी भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का एक वकील है, जो भारत सरकार के खिलाफ जो मामले होते हैं उनकी क्या करता है, ये पैरवी करता है। जिस प्रकार आम नागरिक से संबंधित जो विवाद होते हैं उनकी उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने, जिन विवादों की पैरवी करने के लिए वकील होता है, उसी प्रकार भारत सरकार का भी अपना एक वकील है, जो भारत सरकार के खिलाफ जो भी मामले हैं उनको लेकर यह पैरवी करता है इनके लिए। आगे हम प्रश्नों के माध्यम से इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। भारत के महान्यायवादी को क्या भारतीय संविधान में इसका प्रावधान है? हाँ मित्रों, भारतीय संविधान का भाग 5, भारतीय संविधान के भाग 5 आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के पद के बारे में बात की गई है, यानी इसके स्वतंत्र पद के बारे में भारतीय संविधान में बात की गई है। भारतीय संविधान के भाग 5 का आर्टिकल 76 इसके बारे में बात करता है। और भारत के महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो मैं आपको यहां बता दूं, 3 आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आर्टिकल 76, आर्टिकल 88 और आर्टिकल 105। ये तीनों आर्टिकल भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और आर्टिकल 88 इसके बारे में महान्यायवादी की संसद से जुड़े अधिकार और संसद की समितियों से जुड़े अधिकारों के बारे में बात की गई है, और महान्यायवादी की शक्तियां क्या है और उसके बारे में आर्टिकल 105 बात करता है। तो ये 3 आर्टिकल इससे जुड़े हुए, ये आप भी ध्यान रखिएगा। 76, 88 और 105 नंबर, ये 3 आर्टिकल है इससे जुड़े हुए हैं। अब आइए हम डायरेक्ट प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में महान्यायवादी का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में महान्यायवादी का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन सुनिएगा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया
और स्विट्जरलैंड। भारतीय संविधान में महान्यायवादी का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन आपके समक्ष है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड। ऑप्शन आपका इंग्लैंड राइट होगा। भारतीय संविधान में जो महान्यायवादी की व्यवस्था ली गई है वो इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है, यह भी फैक्ट आप नोट करिएगा। अब पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? संघीय विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव और भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? हम टोटल 30 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, टू द पॉइंट, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं या आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं सवालों पर हमारी चर्चा रहेगी। आज का पूरा लेक्चर एजी पर हमारा आधारित रहेगा, अटॉर्नी जनरल पर, भारत के महान्यायवादी पर। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी, भारत का अटॉर्नी जनरल ही भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी यही भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेगा, भारत का प्रधानमंत्री करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा, संघ लोक सेवा आयोग करेगा? कौन करेगा इसकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ऑप्शन 4 आपके समक्ष रही, आप गेस जरूर करिएगा। इस सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा। भारत का राष्ट्रपति है जो अटॉर्नी जनरल यानी एजी की नियुक्ति करेगा, आर्टिकल 76 के तहत। और अटॉर्नी जनरल इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और ये अपना त्यागपत्र किसको देगा? ये त्यागपत्र भी भारत के राष्ट्रपति को देगा। और इसे हटाने का अधिकार किसको है? इसका हटाने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति को। और ये भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पदभार ग्रहण करता है, यानी इनका कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है। संविधान में कहीं भी इसके कार्यकाल के बारे में उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान एजी के कार्यकाल के बारे में किसी भी प्रकार की बात नहीं करता है। इनका कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, यह बात करता है भारतीय संविधान। यानी एजी का कार्यकाल फिक्स नहीं है, यह अपना कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रखता है। भारत का राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको हटा सकता है, पदच्युत कर सकता है। यानी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। त्यागपत्र किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को देगा। हटाएगा कौन? भारत का राष्ट्रपति हटाएगा। और शपथ कौन दिलवाएगा? इसको शपथ भी भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है, यानी अटॉर्नी जनरल को शपथ भी भारत का राष्ट्रपति दिलवाएगा। ये सभी कार्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, अनुच्छेद 76 और 88 भारत के महान्यायाधीश के साथ संबंधित हैं। भारत का महान्यायाधीश देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और वह सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है। यानी वह सभी कानूनी मामलों में भारत सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? एजी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। राष्ट्रपति महान्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जो व्यक्ति महान्यायाधीश नियुक्त किया जाता है उसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश होने के लायक होनी चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट करें कि भारत का राष्ट्रपति किसे महान्यायाधीश नियुक्त करेगा, यानी भारत का राष्ट्रपति किसको महान्यायाधीश बनाएगा या उसकी नियुक्ति करेगा। भारत का राष्ट्रपति उसे महान्यायाधीश बनाएगा जो एक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यानी भारत का महान्यायाधीश उसे नियुक्त किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो कहने का मेरा मतलब यह है सीधा सा कि उसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के होने के लायक होनी चाहिए। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? तो पहली योग्यता है या तो भारत का नागरिक होना चाहिए, या 10 साल के लिए उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य कर चुका हो, कार्य करने का अनुभव हो, या वह 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, या वह राष्ट्रपति की नजर में एक अच्छा विधिवेता हो। ये 4 कंडीशन होनी चाहिए, इनमें से एक
चारों में से एक, यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए, या 10 साल के लिए उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य कर चुका हो, उसे अनुभव होना चाहिए, या वह 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, या वह राष्ट्रपति की नजरों में एक अच्छा विधिवेता होना चाहिए। ये 4 कंडीशन है इसकी, राष्ट्रपति के द्वारा जिसे महान्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा उसके लिए। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देगा? अटॉर्नी जनरल, एजी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग का अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। यानी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? यह सवाल किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल है जो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श और सलाह देता है। 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधि मंत्रालय का सचिव, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस सवाल का ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। अब अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए भी अपर महाधिवक्ता होते हैं, जिनकी कोई फिक्स संख्या नहीं, 3-4 होते हैं। यानी अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए भी अपर महाधिवक्ता या उप महाधिवक्ता होते हैं, जैसे कि सॉलिसिटर जनरल, उनमें से एक है आपका। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। फाइव नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यानी वह व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन वह संसद को संबोधित करने का अधिकार रखता है? क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप गैस करें। ऑप्शन ए राइट होगा। भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल यह संसद का सदस्य नहीं होता और यह कैबिनेट का भी सदस्य नहीं होता है। यानी यह न तो संसद का सदस्य होता है, न ही कैबिनेट का सदस्य होता है, न ही कैबिनेट में शामिल होता है, लेकिन इसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है और यह संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है। संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है बिना मताधिकार के। यानी यह वोट नहीं कर सकता, संसद में वोट करने का इसको अधिकार नहीं है, लेकिन संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है और उन्हें संबोधित करने का यह अधिकार रहता है। क्या यह बात भारतीय संविधान में उल्लेखित है? क्या यह बात भारतीय संविधान में उल्लेखित है? यस, उल्लेखित है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 88 एजी के संसद के अधिकारों और संसद से जुड़ी समितियों के अधिकारों से संबंधित बात करता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 88 एजी के संसद के सदनों और संसद की समितियों से जुड़े अधिकारों के बारे में चर्चा करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी भाग कौन लेता है? हम पहले चर्चा कर चुके हैं। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? ऑप्शन आपके समक्ष रही। उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। भारत का महान्यायवादी भाग ले सकता है, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत का प्रयोग नहीं कर सकता। अपने मत का प्रयोग वह उस सदन में, किसी भी सदन में नहीं कर सकता है। एजी। ऑप्शन सी राइट है। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये
7 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? ये सभी सवाल किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। अटॉर्नी जनरल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री, यानी लोकसभा की कार्यों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यह भाग लेता है लेकिन मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है बिना मताधिकार की। और यह बात आर्टिकल 88 में वर्णित है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब भारतीय संविधान में महान्यायवादी के कुछ अधिकार वर्णित है। वो इस प्रकार है, इनकी क्या अधिकार है एजी के? तो अपने कर्तव्य के निष्पादन में वह भारत सरकार की राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है आपका, क्योंकि यहां से कथन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये बात इनकी जानकारी होनी आवश्यक है कि अपने कर्तव्यों के निष्पादन में वह भारत की राज्य क्षेत्र की सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है, यानी भारत के किसी भी न्यायालय में यह सुनवाई कर सकता है। पहली बात यह उभर कर हमारे सामने आती है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। दूसरा क्या है, उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों की कार्य में भाग लेने का अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि वह संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, साथ ही वह संसद की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। यह बात आर्टिकल 88 में वर्णित है मित्रों। नेक्स्ट बात करें, 3 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? उसे संसद की किसी भी समिति में जिसमें वह सदस्य के रूप में नामांकित हो बोलने का अधिकार है या भाग लेने का अधिकार है। यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि एजी को यानी अटॉर्नी जनरल को संसद की किसी समिति का सदस्य मनोनीत किया जा सकता है, नामांकित किया जा सकता है। यदि उसे सदस्य नामांकित किया गया है तो वह उस समिति में बोलने का अधिकार रखेगा और भाग लेने का अधिकार रखेगा, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं रखेगा। यह बात भी भारतीय संविधान का आर्टिकल 88 करता है इसके बारे में। और चौथा क्या अधिकार है इसका, तो वह उन सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को प्राप्त करता है जो संसद के एक सदस्य के लिए उपलब्ध होती है। यानी एजी है जो उन सभी विशेष अधिकारों को प्राप्त करेगा और उन सभी प्रतिरक्षाओं को प्राप्त करेगा जो किसी एक संसद सदस्य के लिए उपलब्ध है। कहने का मतलब यह है कि जो सुविधाएं किसी संसद सदस्य को मिलती है वही सुविधाएं एजी को मिलेगी। तो 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ही, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में शामिल होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं? बहुत ही अच्छा सवाल है। सभी बातें एक ही क्वेश्चन में शामिल है कि वह संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है, अन्य कार्यों में भाग ले सकता है और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो रखता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ये सभी बातें आर्टिकल 88 में वर्णित है। और ये सभी बातें किसके संदर्भ में है, तो भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस वीडियो सीरीज को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, केवल लोक लेखा समिति में और केवल प्राक्कलन समिति में। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर कि क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है?
चार ऑप्शन आपके समक्ष रही। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। हाँ, यस रख सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 88 इसके बारे में बात करता है। ऑप्शन ए आपका राइट हुआ। 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? बहुत ही अच्छा सवाल है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, भारत के महान्यायवादी को। यानी निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार यानी शक्ति संसद को प्राप्त नहीं है? तो इस सवाल का ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है, क्योंकि भारत के महान्यायवादी को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो भारतीय संविधान इसके बारे में बात नहीं करता है। भारतीय संविधान कहता है कि भारत का महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। यह लाइन भारतीय संविधान में वर्णित है कि भारत का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भारत का महान्यायवादी अपना पद धारण करेगा। तो इसका सीधा मतलब है कि भारत का राष्ट्रपति जब चाहे तब एजी को हटा सकता है अपने पद से। यानी भारत का राष्ट्रपति जब चाहे, उसका मन करे, तब इसे वह हटा सकता है। हालांकि इसकी नियुक्ति है जो प्रधानमंत्री की सिफारिश और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही होती है। वास्तव में एजी की जो नियुक्ति है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही होती है, और जब सरकार बदलती है तो सामान्यतः इस एजी को बदल दिया जाता है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। बाकी सबको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनको हटाने की जो शक्तियां हैं वो संसद में निहित है। भारत का महान्यायाधीश कब तक पद धारण करता है? 2 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। भारत का महान्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है कि वह 2 वर्ष तक रहे, 3 वर्ष तक रहे, 4 वर्ष तक रहे, 5 वर्ष तक रहे। कहीं आपको 3 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। यानी भारत के महान्यायाधीश का फिक्स निश्चित कोई कार्यकाल नहीं है, वह केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यानी राष्ट्रपति चाहे तो उसे 10 वर्ष तक लगातार एजी नियुक्त कर सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो 15 वर्ष तक उसे एजी नियुक्त कर सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो उसे 1 साल ही रख सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो उसे 1 महीने भी रख सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपना पद धारण करता है। यदि बात करें भारत का पहला महान्यायवादी कौन था, यानी भारत का पहला महान्यायवादी एजी कौन था, भारत का पहला एजी कौन था? एमसी शीतलवाड़ा। एमसी शीतलवाड़, एमसी शीतलवाड़ जो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, तो वह 1950 से 1963 तक पद पर रहे थे। यानी 1950 से 1963 तक अपने पद पर रहे थे एमसी शीतलवाड़ा। और इनका जो कार्यकाल है वो अब तक का सर्वाधिक कार्यकाल माना जाता है। एमसी शीतलवाड़ का एजी के पद पर जो कार्यकाल है वो लगभग 13 वर्ष का कार्यकाल था, और वे सर्वाधिक कार्यकाल है। और ये भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे एमसी शीतलवाड़। यह आप फैक्ट नोट करिएगा कि भारत का पहला महान्यायवादी कौन था, तो एमसी शीतलवाड़ थी। और इनका कार्यकाल अब तक का सर्वाधिक कार्यकाल है, और ये लगातार 13 वर्ष तक रही थी, यानी 1950 से 1963 तक। तो यहां आपको 2 बातें नोट करनी कि भारत का पहला महान्यायाधीश कौन था और सर्वाधिक कार्यकाल किसका है। उत्तर होगा एमसी शीतलवाड़ का, जो 1950 से 1963 तक रहे थे। और किसके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रहे थे, यह बात सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो कार्यकाल है ये जेएल नेहरू का था। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में एमसी शीतलवाड़ है रही थी। एमसी शीतलवाड़ पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रही थी लगभग 13 वर्ष तक लगातार। तो यह बात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत को संदर्भित करती है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 12 नंबर।
संविधान महान्यायवादी को निश्चित पदावधि प्रदान नहीं करता है, यानी भारतीय संविधान है जो महान्यायवादी को निश्चित कार्यकाल नहीं प्रदान करता, इसलिए वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही कार्यरत रहता है। उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है और उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया या आधार का उल्लेख नहीं है। यह भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या एजी को हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में है? क्या उसका कोई आधार उल्लेखित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया और आधार उल्लेखित नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे तब उसे हटा सकता है। यह बात आप नोट करिएगा। बारह नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप गैस करें। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी आपका क्वेश्चन गलत क्यों होता है? क्योंकि आप पर्सन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और फिर आप देखते हैं कि पर्सन क्या कह रहा है और आपने उसे क्या समझा है। तो भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको चयन करना है। वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी तो होता है, उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, और वह संसद में अथवा संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, और उसे संसद की कार्य में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। इनमें से कौन सा कथन एजी के बारे में सही नहीं है, वो आपको चयन करना है। तो चयन करिएगा। 12 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? आप इस टेस्ट सीरीज को एजी टेस्ट सीरीज के तौर पर ले, यानी यह आपकी एक प्रश्नोत्तरी सीरीज है, एक टेस्ट सीरीज आप इसे समझिएगा। आपके कुल कितने सवाल राइट होते हैं ये भी आप आकलन करें कि आपने इस टॉपिक को पढ़ा है, क्या आपने जो पढ़ा है उससे संबंधित ये सवाल है या नहीं। आप स्वयं अपना मूल्यांकन करें। इस सवाल का ऑप्शन आपका डी राइट होगा कि उसे संसद की कार्य में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। यह बात गलत है, यह सही नहीं है, क्योंकि उसे संसद की कार्य में भाग लेते समय मतदान का अधिकार नहीं होता है। एजी को संसद में मत के प्रयोग का अधिकार नहीं है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, जबकि ए बी सी बिल्कुल सही है कि वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है, और वह भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। वह संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। तेरह नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार आपको कथन दिए गए, इन कथनों पर आपको विचार करना और फिर आपको सही कथन का चयन करना है मित्रों। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। और तीसरा कथन कह रहा है उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। इनमें से कौन से कथन सही है वो आपको चयन करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, केवल पहला और दूसरा, जबकि तीसरा गलत है और चौथा गलत है। पहला सही क्योंकि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही, आर्टिकल 76 के तहत। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, यह बात भी बिल्कुल सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एजी को किसी भी संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, महाभियोग की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहेगा तभी इसे हटा सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट है। पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है एजी के बारे में।
केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना रुपये वेतन मिलता है? 2,50,000, 2,25,000, 2,80,000 और 90,000 रुपये। भारत के महान्यायवादी को प्रतिमाह कितने रुपये वेतन मिलता है? तो इस सवाल का ऑप्शन आपका ए राइट होगा। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी को प्रतिमाह वेतन जो मिलता है वो मिलता है 2,50,000 रुपये, 2.5 लाख। ये 2,50,000 रुपये वर्तमान में भारत के एजी को मिलता है। पहले यह राशि 90,000 रुपये थी, पूर्व में यह राशि 90,000 रुपये थी, लेकिन वर्तमान में जो इनका वेतन है वो 2,50,000 रुपये। अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या एजी का वेतन के प्रावधान भारतीय संविधान में उल्लेखित है? क्या यह राशि भारतीय संविधान में वर्णित है? क्या भारतीय संविधान इनके वेतन को निर्धारित करता है? बिल्कुल नहीं। यानी भारतीय संविधान एजी के वेतन को निर्धारित नहीं करता है। तो इसका वेतन कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति इसकी सेवा शर्तें और इनका वेतन निर्धारित करता है। भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी के वेतन को निर्धारित करता है और इनके कार्यकाल को, इनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। और भारत के राष्ट्रपति ने इनका वेतन 2,50,000 रुपये निर्धारित किया है। अब इनको जो वेतन मिलेगा वो किससे मिलेगा? इनको जो वेतन मिलता है वो भारत की संचित निधि से मिलता है। भारत की संचित निधि से इनको वेतन मिलता है। इनकी जो पेंशन और इनका जो खर्च है वो भारत की संचित निधि से वहन किया जाता है। ये फैक्ट आप नोट करिएगा। और इनका वेतन 2,50,000 रुपये वर्तमान में। महान्यायवादी वही पारिश्रमिक प्राप्त करता है, यानी वेतन प्राप्त करता है, पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया गया, यानी भारतीय संविधान में इसका वेतन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। एजी के वेतन का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। राष्ट्रपति जो वेतन निर्धारित करेगा वही उसे प्राप्त होगा। पंद्रह नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? 52, 63, 76 और 148। ऑप्शन सी राइट होगा। आर्टिकल 76 के तहत इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब जिस प्रकार भारत सरकार को सलाह देने के लिए एजी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, यानी भारत सरकार का जिस प्रकार वकील है अटॉर्नी जनरल, उसी प्रकार राज्य सरकार का भी एक अपना वकील होता है। राज्य सरकार का भी अपना एक एजी होता है जिसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, जिस प्रकार भारत सरकार का महान्यायवादी होता है उसी प्रकार राज्य सरकार का एडवोकेट जनरल होता है। दोनों को एजी कहा जाता है। राज्य सरकार का जो वकील होता है उसे एजी कहा जाता है और भारत सरकार के वकील को भी एजी कहा जाता है। और उसको अटॉर्नी जनरल कहा जाएगा भारत सरकार के, जबकि राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल कहा जाता है। एडवोकेट जनरल कहा जाता है। अब आपको एक मैं यहां ट्रिक बताऊंगा कि एडवोकेट जनरल का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां किया गया है। एजी का प्रावधान आपको तो भारत के एजी का प्रावधान आर्टिकल 76 में, उसी प्रकार जो राज्य सरकार का एडवोकेट जनरल होता है, एजी होता है, उसका प्रावधान कहां किया गया है? तो उसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 में किया गया है। 165 में। अब ये किस प्रकार संबंधित है? तब आपको क्या करना है कि अटॉर्नी जनरल के जो अनुच्छेद है उनमें आपको +89 करना है। कितना करना है? +89 आपको करना है। जैसे ही आप 76 अटॉर्नी जनरल के पद के प्रावधान करता है, उसमें आप
89 जोड़ेंगी, 89 प्लस करेंगी, तब आपको आर्टिकल 165 प्राप्त होगा। अब आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल के पद के बारे में व्यवस्था करता है। यानी जैसे ही आप आर्टिकल 76 में 89 ऐड करेंगे तो आपको 165 प्राप्त होगा, 165, जो एडवोकेट जनरल के बारे में बात करता है। इसी प्रकार जो आर्टिकल 88 है, जो संसद के दोनों सदनों में अटॉर्नी जनरल के अधिकार से संबंधित है और साथ ही संसद की समितियों से जुड़े अधिकार है, वो आर्टिकल 88 बात करता है। अब इसमें आप 89 प्लस करेंगे, 89 प्लस करेंगे तो आपको के समक्ष आर्टिकल उभर कर सामने आएगा 177। यानी आप 88 में 89 प्लस करेंगे तो आपके सामने आर्टिकल आएगा 177। और ये क्या बात करेगा, यह विधानमंडल में एडवोकेट जनरल के क्या अधिकार है और विधानमंडल से जुड़ी समितियों में एडवोकेट जनरल के क्या अधिकार है उसके बारे में बात करेगा राज्य सरकार के अंतर्गत। यानी राज्य सरकार का जो एडवोकेट जनरल होता है उसके बारे में बात करेगा आर्टिकल 177, उसके अधिकारों के बारे में बात करेगा। विधानमंडल से क्या अधिकार है एडवोकेट जनरल के और विधानमंडल से जुड़ी समितियों के क्या अधिकार है एडवोकेट जनरल से संबंधित, उनके बारे में बात करता है आर्टिकल 177। अब साथ ही मैं आपके समक्ष बात करूंगा आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 जो अटॉर्नी जनरल से संबंधित है उसके बारे में कुछ प्रावधान करता है। तो इसमें आप 89 प्लस करेंगे तब आपके समक्ष आर्टिकल उभरकर सामने आएगा 194। तो यह बात करेगा एडवोकेट जनरल के बारे में, विधानमंडल से संबंधित एडवोकेट जनरल के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में यह प्रावधान करेगा। एडवोकेट जनरल की शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है आर्टिकल 194। तो यह आप यहां ट्रिक नोट करिएगा कि आपको क्या करना है कि जो अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल के हैं उनमें आपको प्लस करना है 89, उनमें आपको 89 प्लस करना है। तो आपके समक्ष राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल के अनुच्छेद आपके समक्ष उभर कर सामने आएगी। वही शक्तियां राज्य सरकार के अंतर्गत एडवोकेट जनरल की होती हैं। आप इस ट्रिक को नोट कर सकते हैं कि आपको क्या करना है कि जो अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल से संबंधित है उन्हीं अनुच्छेदों में आपको 89 प्लस करना है और आपके समक्ष राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल के अनुच्छेद आपके समक्ष आ जाएंगे। वही शक्तियां उनकी है, जो शक्तियां भारत सरकार की मानवाद की संसद में है, वही शक्तियां एडवोकेट जनरल की विधानमंडल में है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सोलह नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्य में भाग ले सकता है। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका सी राइट होगा, भारत का महान्यायवादी भाग ले सकता है। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये इस सवाल के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 88 इसके बारे में बात करता है। 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी। इनमें से वह कौन है जो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा? चार ऑप्शन आपके समक्ष रही, क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर आप चयन करिएगा। तो ऑप्शन डी राइट होगा, भारत का महान्यायवादी है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। जबकि ये तीनों लोग
भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। भारत का वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, यानी अभी वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है, यानी आज हम जो बात कर रहे हैं 21 मई 2020 को बात कर रहे हैं, और आज वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, सोली सोराबजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का ऑप्शन आपका ए राइट होगा। के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल है, एजी है, भारत सरकार के एजी है के वेणुगोपाल, और ये 15वें नंबर के, यानी कौन से नंबर पर है, कौन से नंबर के एजी है, तो 15वें नंबर के एजी है के वेणुगोपाल। इनसे पूर्व 14 एजी नियुक्त किए जा चुके हैं। के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, और ये 15वें नंबर के हैं, और इनकी नियुक्ति 30 जून 2017 को की गई थी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा इनकी नियुक्ति 30 जून 2017 को की गई थी के वेणुगोपाल की, और ये अपना कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत निर्धारित रखेगा। मुकुल रोहतगी इससे पूर्व, मुकुल रोहतगी के वेणुगोपाल से पूर्व में एजी थे, ये 14वें नंबर के थे, ध्यान रखिएगा, जो 2014 से 2017 तक रहे, 30 जून 2017 तक ये रहे थे मुकुल रोहतगी। सोली सोराबजी ये भी एजी रह चुके हैं पूर्व में। इनको हमने क्यों हाईलाइट किया है, क्योंकि इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है, इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है। 1989 से 1990 तक इनका कार्यकाल रहा था, इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है सोली सोराबजी का, और ये भारत के 7वें नंबर के एजी नियुक्त किए गए थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए थे सोली सोराबजी। इनका कार्यकाल अब तक का न्यूनतम कार्यकाल है। सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, तो एमसी सीतलवाड़, जो भारत के पहले महान्यायवादी थे, 1950 से 1963 तक रहे हैं, लगभग 13 वर्ष तक ये रहे हैं, और ये भारत के पहले महान्यायवादी थे, और इनका कार्यकाल सर्वाधिक था। आप व्याख्या दे सकते हैं, भारत के वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल है, जिन्होंने 30 जून 2017 से मुकुल रोहतगी का स्थान लिया। भारत में अब तक 15 न्यायवादी चुने जा चुके हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है, और भारत का अटॉर्नी जनरल को संविधान की धारा 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, और इस देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। इस देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, विधि अधिकारी कहा जाता है। भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं, उन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्होंने औपचारिक रूप से 30 जून 2017 से अपना पद ग्रहण किया था। यह फैक्ट आप नोट करें। और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है, ये आज की वीडियो सीरीज का, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको चयन करना है। यानी एजी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, वो आपको चयन करना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन सही है। महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता, संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, उसे निजी विधिक कार्रवाई करने से रोका जा सकता है। इनमें से आपको सही कथन का चयन करना है एजी के संबंध में। ऑप्शन डी राइट होगा। केवल पहला और दूसरा सही है एजी के बारे में, कि महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है मित्रों, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, और संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, कार्यों में भाग ले सकता है,
ज्वाइंट बैठक में भाग ले सकता लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। यह बात भी बिल्कुल सही है। अब कथन तीसरा, उसे निजी विधिक कार्रवाई से रोका जा सकता है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल नहीं है। उसे निजी विधिक कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। यानी एजी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को आप निजी विधिक कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि वह भारत सरकार का एक पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का एक पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है, इसलिए आप उसे निजी विधिक कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, पहला और दूसरा केवल सही है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके समक्ष है। एमसी सीतलवाड़ सबसे लंबा कार्यकाल है और भारत के पहले एजी थे, और 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक इन्होंने अपना कार्य किया था। और 28 जनवरी 1950 डेट अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य करना शुरू किया था। और लगभग 13 वर्ष तक ये अटॉर्नी जनरल रहे हैं एमसी सीतलवाड़। सर्वाधिक कार्यकाल है, सबसे लंबा आज तक का कार्यकाल है एमसी सीतलवाड़ का। और जो दूसरे एजी बने थे भारत सरकार के दूसरे एजी, वो थे सीके दफ्तरी। और तीसरे जो एजी थे निरन डे, इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। दूसरे नंबर पर यदि किसी व्यक्ति का सर्वाधिक कार्यकाल है, यानी पहला सर्वाधिक कार्यकाल एमसी सीतलवाड़ का है और दूसरा यदि किसी का सर्वाधिक कार्यकाल है तो वह है आपका निरन डे का, और ये 1968 से 1977 तक रहे। और कह सकते हैं कि जो पहले एमसी सीतलवाड़ है ये आपके रहे थे जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, जेएल नेहरू के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रहे हैं लगभग। और जबकि निरन डे है ये आपके इंदिरा गांधी के कार्यकाल में रहे हैं, इंदिरा गांधी के पीएम के कार्यकाल में ये रहे हैं। जबकि सोली सोराबजी सबसे छोटा कार्यकाल इनका रहा और ये 7वें नंबर के एजी थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आप इन्हें नोट करिएगा, क्योंकि यहां से भी कभी कभी सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहां और नोट करेंगे। अब भारतीय संविधान महान्यायवादी पर निर्धारित कुछ सीमाएं भी निर्धारित करता है। यानी महान्यायवादी पर निर्धारित सीमाएं क्या है? तो पहली सीमा यह है कि वह अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकता। यानी भारत सरकार का जो एजी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, वह अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकता है। पहली सीमा तो यह है। दूसरी सीमा यह है कि वह भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपियों का बचाव नहीं कर सकता है। यानी भारत सरकार की अनुमति के बिना वह आपराधिक मामलों में आरोपियों का बचाव नहीं कर सकता। तीसरी बात यह है कि वह सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी में एक निर्देशक के रूप में नियुक्त को स्वीकार नहीं कर सकता है। यानी पॉइंट 3 नंबर क्या कह रहा है कि वह सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी में एक निर्देशक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि भारत का एजी किसी भी कंपनी के अंतर्गत निर्देशक का पद धारण नहीं कर सकता अपनी मनमर्जी से। यानी भारत सरकार की अनुमति के बिना वह किसी भी कंपनी में कार्य नहीं कर सकता है। और यह ध्यान दिए जाने वाली बात है कि महान्यायवादी को निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी वह निजी प्रैक्टिस कर सकता है, आप उसे वंचित नहीं कर सकते। निजी कानूनी कार्रवाई से आप उसे वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि वह सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। एजी एक पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, क्योंकि उसे निश्चित वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। उनका पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करता है, इसलिए आप उसे निजी प्रैक्टिस से वंचित नहीं कर सकते। तो ये कुछ एजी की ऊपर सीमाएं हैं, निर्धारित की गई हैं, और इनके अधिकार भी हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अधिकारों के बारे में बात, इनके जो अधिकार है
उनसे संबंधित बार आर्टिकल 88 करता है, और इनसे कुछ शक्तियां हैं इनकी, उनके बारे में आर्टिकल 105 व्यवस्था करता है, और इनके पद के बारे में आर्टिकल 76 करता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, साथ ही महत्वपूर्ण फैक्ट, साथ ही महत्वपूर्ण कीनोट के बारे में आपके समक्ष चर्चा की। आपको हमारा प्रयास किस प्रकार लगा, आप अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट सीरीज आपके समक्ष लेके आएँ और अच्छे सवाल आपके समक्ष लेके आएँ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ।